नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, इस बार छोटी से ज्यादा अब बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज मुख्यतः हम लोग जो हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब का जो प्रकरण है उस पर बात करेंगे। हम लोग थोड़ी बात करेंगे बांग्लादेश में जो हुआ, और हम लोग बात करेंगे मनीष सिसोदिया का जो जो रिलीज हुए हैं उसके रिपरकशंस क्या हैं, पॉलिटिकल भी और जुडिशियल भी, क्योंकि उसके काफी कुछ उसमें से चेंज होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शुरुआत जो धनखड़ साहब वाला एपिसोड है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कल अब उसमें बहुत से लोग मीमांसा निकालना है। मैंने बहुत वरिष्ठ लोगों को देखा किस तरह से वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब उनका नाम जया अमिता, वो सब मेरे ख्याल में सेकेंडरी है। बड़ी बात यह है कि धनखड़ साहब का जो टोटल बिहेवियर है वो सब लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। वो दूसरे को इतना इंटरप्ट करते हैं कि मैं जैसे अभी हम और आप भी बात कर रहे हैं, आपने शोज में भी देखा होगा कई लोग बहुत इंटरप्ट करते हैं तो आपका फ्लो भी खत्म होता है। एक तो वो, और दूसरा उनका टोन, वो जिस तरह के स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर चाहते ही हैं कि उनसे कोई उस तरह से न करे। मेरे हिसाब से कल जया बच्चन ने जो उनसे कहा उस पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन मैसेजिंग पूरी थी, जैसे अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा था। और दूसरा ये कि ये थोड़ा अपने को ये कह रहे हैं मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं क्या क्या अपना समझा रहे थे। तो पहली टिप्पणी जरा प्रोफेसर साहब इस पे समझाइए कि धनखड़ प्रकरण जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को लोअर करने की तरफ एक कदम नहीं है? आपको नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यानी सरकारी पार्टी और सरकार अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। अभी तक ये जो कुछ कर रहे थे उसके खिलाफ विपक्ष केवल आपत्तियां करता था, हुज्जत होती थी उनके साथ में, हम लोग टीका टिप्पणियां करते रहते थे, एक चर्चा चलती थी। लेकिन अब मामला इस हद तक आ गया है कि वो महाअभियोग तक पहुंच गया है। और जहां तक आज के अखबार की खबर है, करीब 86 सांसदों ने महाअभियोग पर दस्तखत कर दिए हैं। और उसमें 4 या 5 कांग्रेसी सांसदों के दस्तखत नहीं है क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन के बाहर के सदस्यों ने भी उसके ऊपर दस्तखत किए। भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अब अखबारों में ये आ रहा है कि साहब कि वो संख्या तो है नहीं विपक्ष के पास, तो ये प्रस्ताव जो है महाअभियोग का ये पास नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सदन द्वारा अल्पमत में रह जाएगा प्रस्ताव। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उनको महाअभियोग कामयाब होता है या नहीं होता है। महाअभियोग जब लगाया जाएगा तो उसके ऊपर बहस होगी और उस बहस में इस तरह के प्रश्न सामने आएंगे जिन प्रश्नों के ऊपर आज तक चर्चा हुई नहीं है। चर्चा हुई भी है तो अनौपचारिक रूप से टुकड़ों टुकड़ों में हुई है। अब व्यवस्थित तरीके से उसके ऊपर चर्चा होगी और लोकसभा भी आएगी उसके साथ में। और पीठासीन अधिकारियों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, या जो बहुमत वाली पार्टी है जब वो अपने नामजद लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का सभापति या राज्यसभा का सभापति बनाती है, तो फिर क्या वो उसी पार्टी के छोटे से लेके बड़े हितों को साधने का एक उपकरण मात्र होते हैं, या उनकी भूमिका कोई उस पार्टी की सदस्यता से या उस विचारधारा के प्रति निष्ठा से कुछ अलग भी होती है? भाई वो क्यों बनाए जाते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी अपने मन का राष्ट्रपति बनाने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि उसके पास बहुमत है। वो अपने मन का लोकसभा अध्यक्ष भी बना लेगी, वो अपने मन का राज्यसभा सभापति बना लेगी और उपराष्ट्रपति भी बना लेगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? भाई पहले भी तो कांग्रेस के मन के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य होते रहे। उनके भी तो आचरण का एक प्रोटोकॉल था। वो भी तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। उनके बारे में इस तरह के विवाद क्यों पैदा नहीं हुए? कांग्रेस द्वारा बनाया गया उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने बड़े ही हास्यास्पद और घृणित तरीके से अपना यूं करके नमस्ते करते हुए क्यों नहीं देखा गया? ठीक है, सारे राष्ट्रपति जो है सरकार के दिए हुए भाषण को ही पढ़ते हैं, लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी जो सरकारी पार्टी है, अगर वो बड़े संकट में फंस जाए तो वो उसका पक्ष लेते हुए नजर आते रहे हैं। लेकिन वो रोजमर्रा की कार्रवाई में विपक्ष के अधिकारों का हनन करते हुए नहीं देखे गए।
उनको ये जिम्मेदारी होती है, जैसे सभापति बनते हैं उस सदन के, कि भाई विपक्ष जो कि लोग सत्ता पक्ष के मुकाबले संख्या में कम होता है, कभी कभी काफी कम होता है, आजकल तो काफी मजबूत है, उसके अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन चाहे ओम बिरला साहब हो, चाहे जगदीप धनखड़ साहब हो, इन लोगों का जो रिकॉर्ड है वो कहीं से भी ये नहीं दिखाता कि विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने की इनमें जरा भी दिलचस्पी है। ये बिल्कुल जो सत्ताधारी शक्तियां हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो कोई हो, उनके प्रति इनका चेहरा भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। इनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, पूरी देह भाषा होती है, उनके सामने बिल्कुल झुकी हुई होती है। बस ये देखने में घुटने टेके हुए नहीं लगते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो उनके कृतज्ञ हैं, इतना इस हद तक कृतज्ञ हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ऐसे के एहसानमंद है। तो इस और लगातार सत्ता पक्ष की किस तरीके से सदन में गोटी लाल हो, इसके अलावा इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी तक इन चीजों के ऊपर कोई व्यवस्थित चर्चा नहीं हुई है। विपक्ष इस रवैये से बहुत नाराज है। इससे पहले विपक्ष कमजोर था, इसलिए वो बात आ नहीं पाती थी। अब विपक्ष बहुत शक्तिशाली है, आजादी के बाद आज तक का सबसे शक्तिशाली विपक्ष है। मैं इस बात को बार बार रेखांकित करता हूं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भारतीय लोकतंत्र की यही खूबी उसे बांग्लादेश के लोकतंत्र से अलग करती है। बांग्लादेश में विपक्ष को, चुनावी कार्रवाई को विपक्ष मुक्त बनाया जा सकता है। भारत में भी बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन वो नाकाम रही। आज विपक्ष मुक्त नहीं, बल्कि विपक्ष ज्यादा शक्तिशाली है और सत्ता पक्ष बहुमत मुक्त हो गया है, उसके पास बहुमत नहीं रह गया है। ये 2024 के चुनाव ने साबित किया है। इसलिए बार बार मैं बांग्लादेश की तुलना भी करूंगा इसके साथ में। और दूसरा जो प्रश्न आपने उठाया था, उसमें भी बांग्लादेश की तुलना की जानी चाहिए। तो ये जब जगदीप धनखड़ के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा और उसके ऊपर पूरे दिन चर्चा होगी, या और भी ज्यादा चर्चा हो सकती है, उस वक्त ये सारी बातें निकल कर आएंगी कि पहले के लोग किस तरह आचरण करते थे, आप आचरण किस तरीके से करते हैं, आपने कब क्या कहा, आपने कब हम लोगों का माइक बंद किया, आपने कब हमारी बात सदन के रिकॉर्ड से निकाली। ये सारी बातें निकल के आएंगी और इसके ऊपर सार्वजनिक जीवन में बड़ी जबरदस्त चर्चा होगी। ये भले ही अध्यक्ष सभापति बने रहे, लेकिन इनकी इतनी थूथू होगी कि ये उस दिन को अफसोस करेंगे जब उन्होंने ये आचरण किया था। अब आइए जया बच्चन वाले प्रकरण के ऊपर। जया बच्चन वाला प्रकरण मैंने खुद देखा है। जया बच्चन ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके ऊपर इन्हें इतना भड़क जाना चाहिए था। जया बच्चन हल्की मुस्कुराहट के साथ शांत पूर्वक अपनी बात कह रही थी, लेकिन जगदीप धनखड़ उसकी इस तरीके से भड़के। अबे भाई मैं बीच में आपको माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं। शुरुआत इन्होंने की थी ये जानते हुए कि 2-3-4 दिन पहले इस पे जया बच्चन की घोर आपत्ति थी कि आप जया अमिताभ बच्चन मुझे ना बोलिए, आप जया बच्चन बोलिए। मैं आने वाला था इसके ऊपर। जया बच्चन पहली बार इस पर आपत्ति नहीं कर रही थी, उन्होंने पहले भी इसके ऊपर आपत्ति की थी। हो सकता ये कहा जा रहा है ऐसा कोई कानून बदल गया है, सबके नाम दूसरे तरीके से लिखे जाएंगे, पिताओं के नाम लिखे जाएंगे, पतियों के नाम लिखे जाएंगे स्त्रियों के साथ में। लेकिन अगर एक 20 साल पुरानी सांसद, वरिष्ठ सांसद आपसे बार बार आग्रह कर रही है कि आप ऐसा मत कीजिए, और फिर भी आप जिद करके उसी बात को बार बार कह रहे हैं, और जब वो उसके ऊपर आपत्ति करती है जिस आपत्ति में व्यंग और कटाक्ष है, एक सांसद जब बोलने के लिए खड़ा होगा तो क्या गाली देगा या कुश्ती करेगा आपसे? वो व्यंग और कटाक्ष का इस्तेमाल करेगा। व्यंग और कटाक्ष तो अपनी बात कहने का एक वैध और शिष्ट तरीका है। सभापति महोदय व्यंग और कटाक्ष से उसको जवाब दे सकते थे। अगर वो ऐसा करते, इस तरह की हाजिर जवाबी अगर दिखाते, तो माहौल ज्यादा अच्छा बनता और बहस और समृद्ध बनती। लेकिन ऐसा करने की बजाय वो डांटने, फटकारने, दंडित करने, चीखने, चिल्लाने के मूड में आ गए, और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे उनका विशेष रूप से अपमान कर दिया गया हो। अब ये खास बात ये है, कितने बार ये कह चुके हैं कि मेरा अपमान किया जा रहा है। भाई, राज्यसभा के सभापति का इतना अपमान अगर बार बार किया जाता है तो पहले तो कभी इतिहास में नहीं हुआ अपमान। आदमी की इज्जत अपने हाथ में होती है, पुरानी कहावत है। हम सब इस कहावत पे खड़े उतरते हैं। इंसान का अपमान सम्मान उसके हाथ में होता है, और उसके आचरण से ही तय होता है कि उसका सम्मान किया जाएगा कि उसका अपमान किया जाएगा। अगर हम बार बार लोगों का अपमान करेंगे, लोगों को चिढ़ाएंगे, उनके अधिकारों का हनन करेंगे, टोका टाकी करेंगे, उनकी बात में व्यवधान डालेंगे, पक्षपाती रवैया अपनाएंगे, तो फिर कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा? ये जो पूरा आदत पड़ गई है पिछले 10 साल से, चूंकि बहुत शक्तिशाली बहुमत की सरकार थी, इसलिए जो मन में आया वो करती थी।
अब ये कर नहीं सकते, ना लोकसभा में कर सकते, ना राज्यसभा में कर सकते। अब तो जम के प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाई जाती है, और घंटों घंटों उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहते हैं, बाद में शिकायत करते हैं कि मेरा गला दबाया जा रहा था। अब बिल्कुल राजनीति बदल गई है। धनखड़ साहब को नहीं पता है कि दिन रात उनके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन होंगे, एहसास नहीं है उनको। दिन रात उनके खिलाफ बातचीत की, दिन रात उनकी आलोचना होगी, बच नहीं सकते इस आलोचना से। उनको अपना रवैया अभी तक बदल लेना चाहिए। अब है क्या, वो सब दांव मार रहे हैं कि हम वफादार से अधिक वफादारी का परिचय दें और उसके बाद में हमारी पदोन्नति हो। सारा दांव स्पष्ट है। यहाँ तो उल्टी बात हो सकता है, पदोन्नति करने के लिए सरकारी पदोन्नति जिनसे उम्मीद करते हैं उनके पास पदोन्नति करने का अधिकार ही न रहे, कुछ भी हो सकता है। राजनीति की जाएगी, हम लोग धनखड़ साहब उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अभी तो विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे होंगे, उसके हिसाब से तय होगी राजनीति कि कौन शक्तिशाली है, किसके पास क्या अधिकार रहेगा, सत्ता में रहेगा कि नहीं रहेगा, मध्यावधि चुनाव होंगे क्या नहीं होंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं दो चीजें कल की पॉजिटिव बता दूं। पहली पॉजिटिव चीज तो ये देखी गई कि भाई पहली बार ओम बिरला जी के स्पीकर साहब जब सत्र समाप्त हुआ है तो लोकसभा में सब मेन लीडर्स ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंच सबको बुला के अपने यहाँ चाय पिला रहे थे, जो शायद पहले परंपरा होती थी, अब वो परंपरा खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने शुरू किया और वो साफ है, वो 234-240 की वजह से ही सब हो रहा है। दूसरा, एक और चीज अच्छी हुई, बहुत दिनों पुरानी एक हम सब लोग सुनते रहते थे, पता था कि बच्चन फैमिली वर्सेस गांधी फैमिली में आपस में बहुत दूरियां हो गई थी। कल वो सोनिया गांधी और जया बच्चन जिस तरह से खड़ी थी और जिस तरह से वो बार बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात जया बच्चन कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कल मामला काफी कुछ जो दूरियां थी, इस दोनों परिवार में बहुत दूरियां हो गई थी, वो भी एक उसका इंसिडेंट। परिस्थिति बदल रही है, आपसी संबंध भी बदल रहे हैं और पुरानी तलखियों का अब कोई मायने नहीं रह गया है, क्योंकि पुरानी तलखियों के सहारे उस पर आप टिके रहेंगे, वो पुरानी बातें अगर आप याद करते रहेंगे तो आज की राजनीति में आपको नुकसान होगा। आज की राजनीति के दबाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मतलब वो बहुत प्रभावी दबाव है। उनके दबाव में सबको बदल। आज राहुल गांधी किस तरह का भाषण देते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का सांसद हूं, लेकिन अगर कोई इंडिया गठबंधन का अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री परेशान होगा और केजरीवाल का नाम लेते हैं, हेमंत सोरेन का नाम लेते हैं, तो परेशान होगा तो वो मेरी परेशानी है। वो ये साफ तौर वो अपने आप को इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर पेश करते हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल सब चीज बदल गई है। ऐसा मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पहले कभी इस तरीके का हुआ हो जिस तरह का आजकल माहौल है। 4 जून को नतीजे आए थे, 9 तारीख को एनडीए सरकार ने शपथ ली, उससे लेके अभी तक एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जहां विपक्ष ने अपने आप को कमजोर जाहिर किया हो या उसकी कोई रणनीतिक मात हुई हो। हर कदम पर वो आगे है, सरकार परेशानी में है। अच्छा, सरकार की कुछ बदकिस्मती भी है, एक भी ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है जिससे सरकार को कुछ रिकवरी करने का मौका मिला हो। ये संयोग है, और न केवल इस संयोग के साथ इसको और भी देखना होगा। देखिए, पिछले 10 साल में आपने जिस तरह की सरकार चलाई है, तो उसके संचित दुष्परिणाम आपको कदम कदम पर झेलने पड़ रहे हैं। संचित दुष्परिणाम जी। अब मैं एक छोटा बीच में एक टिप्पणी इसलिए ले लूंगा कि मुझे लगेगा अगर हम और आप उस बातचीत को, अगर हम उस विषय को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे कम से कम ये लगेगा कि हम और आप इसको उठाए नहीं। मैं विनेश फोगाट की बात इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हमारी जो स्वर्ण पदक जीतने की कगार पे थी। मैं सिर्फ 2 चीजें उसमें आपसे समझना चाहूंगा। ये उसका अगर ओवरवेट हुई है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सिर्फ मामला यह है कि जिन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसकी डाइट के लिए या उसके लिए, उन लोगों ने 1.5 किलो की जगह उसका वजन 2.25 किलो कैसे बढ़ गया, जिम्मेदारी उनकी है। अब सिर्फ देखना यह है कि ये गलती से हुआ है कि जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिश के कारण हुआ, और ये साजिश संभव हो सकती है जिस तरह के लोग भारतीय कुश्ती को इस समय हैंडल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से विनेश फोगाट को ट्रोल किया जा रहा है, जितनी गाली गलौज की जा रही है, मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए रोका था कांग्रेस के लोगों और कांग्रेस के समर्थकों को, उस तरह से बिल्कुल ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कि भाई ये देश की वो है, इज्जत है, आप लोग इस पे कुछ नहीं करेंगे, लोग चुप हो जाते। लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया, इनडायरेक्टली वो बढ़ावा ही देते हैं। मैं दोनों चीजों पे उनका जो प्रधानमंत्री तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, इन लोगों से बहुत नाराज, और उसकी नाराजगी का एक कारण है, जिन दिनों
जंतर मंतर के ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा किए गए पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जो बहुत ही प्रभावी, लंबा और अविस्मरणीय आंदोलन था। किसान आंदोलन के बाद एक बड़ी घटना थी आंदोलन की। उन्हीं दिनों पहलवानों की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वो पहले प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत कर चुके, और प्रधानमंत्री खुद मिलकर उन्होंने कहा, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों ने कहा था कि प्रधानमंत्री से खुद मिलकर उन्होंने बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस चीज से प्रधानमंत्री बहुत ही नाराज हैं, इस बात से कि भाई मेरी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन चलाते रहते आप, लेकिन आप मुझे क्यों बीच में घसीट के लाए। इस बात से वो व्यक्तिगत रूप से बहुत नाराज है। जहां तक ये है कि ट्रोल्स को रोकने वाली बात है, देखिए ये ट्रोलिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की व्यापक राजनीतिक रणनीति का अंग है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यापक रणनीति का अंग है। वो इसे कभी नहीं रोकेंगे। वो तो बाकायदा व्यवस्थित तरीके से जो दक्षिणपंथी ट्रोलर्स हैं, उनके जो हैंडल्स हैं, चाहे वो एक्स पे हों, चाहे वो फेसबुक पे हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, चाहे वो व्हाट्सएप पे हों, वो कहीं भी हों, वो सब बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से वो काम करते हैं, और उनको इस सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इस सरकार की जब सरकार की पुलिस जो है वो उनके पक्ष में खड़ी होती है, उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई आफत आए तो फौरन उनकी सुरक्षा की जाती है। वो एक व्यापक अफवाह उड़ाने, झूठ बोलने, गाली बकने, लोगों का अपमान करने, शीशा लेदर करने, इन सब की जो एक मुहिम है, इस नियोजित मुहिम के ये लोग क्या कहते हैं, फुट सोल्जर्स हैं, उसकी लठैत हैं इस मुहिम की। इसको लठैत, फुट सोल्जर की लठैत शब्द बहुत अच्छा है। ये उसके लठैत हैं जो कि सोशल मीडिया पर ये सब काम करते हैं। अब आप देखिए, एक ब्रॉडकास्ट विधेयक लाया जाने वाला है, जिसमें हमारी और आपकी बोलने की जो आजादी है उसको कैसे सीमित किया जाए और सरकार के अधीन किया जाए, इसकी पूरी योजना है। मैंने उसका विस्तार से अध्ययन किया है, उसका कभी चर्चा होगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसमें कहा है कि पहली बार जब आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, और दूसरी बार जुर्माना उल्लंघन करेंगे तो आपको 2.5 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा। आप सोचिए। और उसमें साथ में ये भी है कि सरकार जो चाहेगी तो इस जुर्माने को, परिस्थिति को देख के जिसमें चाहेगी सरकार, इस जुर्माने को कम भी कर सकती है। मतलब ये भी सब उसमें अधिकार दे दिया गया है सरकार, यानी जब आप वहां जाके नतमस्तक होंगे तब आपके ऊपर जुर्माना कम कर दिया जाएगा या जुर्माना आपका माफ कर दिया जाएगा, बशर्ते आप नतमस्तक होने के लिए तैयार हो। तो सीधे सीधे सरकार सोशल मीडिया पर जो ओपिनियन मेकिंग का काम, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, हम और आप एक ओपिनियन बना रहे हैं, लोगों की एक जनमत बनाने का हम लोग काम करते हैं, और अपने विचार और अपने आग्रह और अपने हमारी जो वैचारिक प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पे हम करते हैं। मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरा मतलब है, निष्पक्षता इसी को कहते हैं, और लोकतांत्रिक अधिकार और आजादी इसी को कहते हैं। तो सरकार के पक्ष में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की एक अलग कैटेगरी बन जाएगी। सरकार की आलोचना करने वाले काम जो हैं, उनको लोगों की एक अलग कैटेगरी बन जाएगी। ये काम सरकार को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बाकायदा पिछले चुनाव के दौरान ये देखा गया कि जो दक्षिणपंथी इदारे हैं, उन इदारों की लोकप्रियता बढ़ने की बजाय घट रही है, उनकी व्यूअरशिप घट रही है, उनके सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, और सरकार के जो आलोचक हैं उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बात को लेकर भाजपा में चुनावी मुहिम के दौरान ही बहुत बेचैनी थी, लेकिन उस वक्त मौका नहीं था। अब जैसे ही ये एनडीए सरकार बनी है, फिर से इसकी कोशिश शुरू कर दी गई है। तो मैं थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन ये कहना जरूरी था, आगे भी इस पर चर्चा होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा विनेश फोगाट वाला मामला है, आप इसको देखिए। विनेश फोगाट पे जब उनको अयोग्य घोषित किया गया 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण, तो मनसुख मांडविया साहब जो खेल मंत्री हैं, वो सदन में खड़े हुए और उन्होंने उसके ऊपर अपना बयान देना शुरू किया। उनसे किसी ने पूछा था कि आप बताएं कि विनेश फोगाट पर सरकार ने कितना खर्चा किया। उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि कितने रुपए, कितने आना पाई विनेश फोगाट के ऊपर खर्चा किया गया। क्यों बताया आपने? ये आपके मन में चोर था इसलिए बताया आपने। आपको लग रहा था कि कहीं चूंकि ये जंतर मंतर पर आंदोलन कर चुकी है और भाजपा विरोधी के रूप में चिन्हित हो चुकी है विनेश फोगाट, इसलिए इस सरकार की तरफ से ये सफाई खूब जोरदारी से दी जानी चाहिए कि हमने इसकी पूरी मदद की, हमने इसका पूरा साथ दिया। ये तो सरकार, ये तमाम खर्चा तो पूरे ओलंपिक दल के ऊपर हो रहा है।
और ये विनेश फोगाट के मन का, वहां पे मान लीजिए डाइटिशियन था उसके पास, उसके मन का अगर मलेशिया था, विनेश फोगाट के मन का कोच था, तो ये सब सारे खिलाड़ियों के साथ होता है। ये नीरज चोपड़ा के साथ भी है, अमन सहरावत जिसने अभी कांस्य पदक जीता है उसके साथ भी है। अब क्या अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है, सरकार बताएगी कि अमन सहरावत के ऊपर हमने कितना खर्चा किया है, कितने आना पाई, कितने रुपए अमन सहरावत के ऊपर खर्च किए हैं, ये बताएगी सरकार इसको? सरकार को चाहिए था कि जब बाद में ओलंपिक के प्रदर्शन की चर्चा होती लोकसभा में, उस वक्त सरकार कहती कि अतीत में जिस तरह की सुविधाएं हम देते रहे हैं उसके मुकाबले हमने बहुत बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो कई बात कहती है आगे और भी हम बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे। हम लोग बहुत पीछे हैं, सारी दुनिया अपने खिलाड़ियों को जो सुविधाएं देती है उसमें अगर आप तुलना करें तो बहुत पीछे है। हम कहते हैं हॉकी में हमें मिला कांस्य पदक है, और आप हॉलैंड को देखिए, हॉलैंड कितना बड़ा है। हॉलैंड पंजाब हरियाणा को मिला दिया जाए तो हॉलैंड उससे छोटा बैठेगा। हॉलैंड में भारत के मुकाबले 17 गुना जो सुपर टर्फ के मैदान है जहां हॉकी खेली जाती है, 17 गुना ज्यादा है सुपर टर्फ के मैदान भारत के मुकाबले। आप इससे अंदाजा लगाइए। लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो कि वहां से आए हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा से आए हैं, तो अल्मोड़ा में तो केवल एक बैडमिंटन का कोर्ट है पूरे अल्मोड़ा में। आप इससे अंदाज लगाइए कि हमारे खिलाड़ी कितनी कम सुविधाओं में, पाकिस्तानी हालत हिंदुस्तान से भी बुरी है। ये जो जेवलिन में नीरज चोपड़ा से आगे निकलकर अरशद नदीम ने जो स्वर्ण पदक जीता है, आप उसके बारे में तमाम विस्तार से प्रकाशित हुआ है कि कितनी बुरी हालातों में कहां किस तरीके से बांस की एक जेवलिन बनवाकर बढ़ई से, अपने गांव के बढ़ई से कह के कि इसको एक आगे से पैना कर दो करके वो जेवलिन फेंकने की प्रैक्टिस वो बंदा किया करता था। और उनके पिता राजमिस्त्री थे, मेसन थे उनके पिता, सारी जिंदगी मेसन रहे। अब जाके अरशद नदीम ने अपने घर में एक घर खरीद पाया है। ये हालत है उनकी वहां पर। तो हमने स्पोर्ट्स को, हम लोग स्पोर्ट्स में दुनिया में केवल विज्ञापन और लफाजी के जरिए पदक जीतना चाहते हैं। जीत लो इंडिया, हद कर दो इंडिया वगैरह इस प्रकार की नारेबाजी जीतना चाहते हैं। और अपना पहलवान जो आयोग इसको घोषित कर दिया गया उसके बारे में संसद में बताते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ में कि हमने इसके ऊपर कितना रुपया खर्च किया है। ये बहुत बुरी है जी। मैं अभी जी, अब जो दो चीजें एक साथ हुई हैं और दोनों को में काफी सिमिलैरिटी है। बांग्लादेश के बारे में दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश में जो आज नहीं 1950 जब बंगबंधु जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने 1975 में अपना संविधान बदल के सिंगल पार्टी रूल विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया था और उसी के 3-4 महीने बाद उनकी हत्या हो गई थी। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें और उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोशिश की थी। शेख हसीना के सामने भी जो मुख्य, अभी मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर दूं कि शेख हसीना ने भी जो मोहम्मद यूनुस हैं जो उनके सामने खड़े हैं, उनके ऊपर 174 केस आज ही निकला है भाई, 174 केस। मतलब आप एक 84 साल के आदमी के ऊपर 174 केस, और उस केस में ये भी केस है कि जो नोबेल प्राइज का पैसा आपको मिला उसका आपने सैंक्शन सरकार से नहीं लिया, जो आपकी बुक की रॉयल्टी आई उसका सैंक्शन आपने सरकार से नहीं लिया, और उनको 6 महीने की सजा भी दी गई। तो अगर इस तरह की आप दुश्मनी वाली पॉलिटिक्स कर रहे थे, और उनका सिर्फ दोष एक है कि उन्होंने 2007 में कभी सोचा था कि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, यही उनका दोष। और शेख हसीना को ये बिल्कुल नागवार गुजरा था। इधर जब हम देखते हैं तो बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। वहां का जो अभी मुख्य जो मामला जिससे ट्रिगर ऑफ हुआ वो ये था, वो कह रहे थे कि ये आप इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के उसमें तत्वाधान में इलेक्शन कराइए। शेख हसीना लगी हुई थी कि नहीं हम इलेक्शन कमीशन के कराएंगे, वो कह रहे थे नहीं ये बायस्ड है। और आप देखिए वहां और यहाँ पे काफी सिमिलैरिटी है। वहां पे जब पहली बार मतदान खत्म हुआ तो 28% वोट थे, बाद में पता लगा वो 40% है। जैसे हमारे यहाँ भी 4.5 करोड़ वोट बढ़ गए हैं, तो ये कुछ चीजें हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि मनीष सिसोदिया कल जब छूटे हैं तो केवल नॉर्मल छूटे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ने उसमें तमाम ऐसी टिप्पणी की है जो नजीर बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कहा सांप सीढ़ी का खेल नहीं है, आप फिर से आदमी को इधर उधर घुमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, ये मालूम नहीं अंतहीन साल तक ये केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं तमाम, उन्होंने कहा कि आप इनको आपने कार्यालय जाने से रोकी, उन्होंने नहीं रोका है। मैं सिर्फ आपसे ये चीज पूछ रहा हूं कि अगर आप किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के जनरल मैनिफेस्टेशन को, आम मत को अगर दबाएंगे
तो उसका खतरा जो बांग्लादेश में हुआ वो हो सकता है। ये क्या हमारे लिए भी खतरे की घंटी है? देखिए, मैं आपने जो बात कही है, जो भूमिका पूरी रखी है, उससे 100% सहमत होते हुए उसमें कुछ बातें, कुछ एक नया दृष्टिकोण जोड़ना चाहता हूँ। मेरा दृष्टिकोण ये है कि भारत सभी जगह जो सत्ता में आ जाता है, और इसको मैं भारतीय जनता पार्टी से परे जाके देखना चाहता हूँ, सभी लोग सत्ता में आ जाते हैं, उनके मन में एक छुपी हुई कहते हैं एक सुप्त कामना होती है। मैं उसे सत्ताधारी वासना भी कह सकता हूँ, सत्ता की वासना कह सकता हूँ। उनके मन में होती है उनके, कि किसी तरीके से विपक्ष वगैरह के मामले से निपट, इनको विपक्ष मुक्त हम अकेले बने रहें लगातार, हमारी पार्टी ही सत्ता बनी रहे, हम ही अकेले सत्ता बने रहे, पार्टी के अंदर भी प्रतियोगिता का दमन कर दें हम, और पार्टी के बाहर भी प्रतियोगिता का दमन कर दें। शेख मुजीबुर रहमान ने वही किया था, और सब में ये इच्छा होती है। लेकिन बांग्लादेश का जो मॉडल है विपक्ष मुक्त चुनाव कराने का, और भारत का जो मॉडल है विपक्ष मुक्त चुनाव कराने की आकांक्षा का, दोनों मॉडल में थोड़ा फर्क है। बांग्लादेश में उसको बहुत ही भोंडे और बेहुदा तरीके से किया गया, जिसमें विपक्ष को सीधे सीधे आरोपों में जेल डाल दिया गया। 10,000 से लोग ज्यादा गायब कर दिए गए, उनके बारे में किसी को नहीं पता है कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों के ऊपर 250 मुकदमे लगा दिए गए, 6 महीने की उनको सजा कर दी गई, वगैरह वगैरह। ये सारे तथ्य हमारे सामने हैं। भारत में नरेंद्र मोदी ने, भारत का लोकतंत्र चूंकि उसका आधार अलग तरह का है, उसका ढांचा बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, यहाँ सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्वक लगातार होता रहा है जवाहरलाल नेहरू के जमाने से। भारत में इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक तिकड़म सोची। पीएमएलए कानून का जो क्लॉज 45 है, उसका जो 45वां अनुच्छेद है, उसके ऊपर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन मोदी सरकार ने मनी बिल का जरिया अपनाते हुए, मनी बिल का रास्ता अपनाते हुए, जिसे मैं चोर दरवाजा के रास्ता कहता हूं, उसको फिर से उसको उन्होंने जीवित किया, और जीवित करके वो काफी उसमें संशोधन कुछ किए, और उस संशोधन करके उसको मनी बिल के जरिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी बना दिया। उसमें जमानत मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। और करना, अगर इस कानून और इस ताकत का इस्तेमाल वो काला धन रखने वाले लोग होते हैं, या अपराधी लोग होते हैं, या नशे की तस्करी करने वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ करते तो बात थी, उसके खिलाफ उन्होंने राजनीति अपने विरोधियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इतना भयानक और बुरा इस्तेमाल किया। उसमें किसी भी विरोधी को पकड़ के जेल में डाल दो, जेल में डालने के बाद में फिर उसमें लगातार उसको मुकदमा चलेगा ही नहीं। भाई, मुकदमा ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला, ना 6 महीने तक संजय सिंह जेल में रहे, ना उनके खिलाफ मुकदमा चला, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चला, ना किसी के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं चलता। जेल में डाले रखने का ये एक हथकंडा बनाया गया कानूनन। और निचली अदालतें इतने ज्यादा इन लोगों के प्रभाव में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ कहा है कि निचली अदालतें सेफ प्ले कर रही हैं, वो जमानत देना नहीं चाहती हैं निचली अदालतें, जबकि निचली अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो जमानत देना ही प्राथमिकता होनी चाहिए, जेल में रखना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद नहीं करते रहे। ये हथकंडा उन्होंने किया था, और इस हथकंडे का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चुनावी मुहिम के शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी ने खम ठोक के बार बार कहा, एक बार नहीं बार बार कहा, कि चुनाव जीतते ही मैं सबसे बड़ा हमला विपक्ष के ऊपर करूंगा जो कि भ्रष्ट है। और उनके कहने के बाद में अमित शाह ने और दूसरे लोगों ने भी इस बात को बार बार कहा। अब उनका दुर्भाग्य यह है, और भारतीय लोकतंत्र का सौभाग्य यह है, कि भाई उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अब वो एक गठजोड़ सरकार चला रहे हैं, वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाला कानून तक नहीं पास करा सकते, उसको भी उन्हें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के उसको देना पड़ा, उसमें देना पड़ा, और उसमें उन लोगों को रखना पड़ा जिन लोगों की ये रोज गाली गलौज कहते हैं, इमरान मसूद वगैरह को, ओवैसी को, उनको रखना पड़ा उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम में उस बिल को लेकर बहुत बेचैनियां थी। वो बेचैनियां इस प्रकार की थी कि उन्हें इन लोगों से खुफिया समझौता करना पड़ा कि भाई हम इसका खुल के विरोध नहीं करेंगे संसद में, आप इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ाने की बजाय सिलेक्ट कमेटी में डाल दीजिए इसको, ताकि एक तरह के ठंडे बस्ते में लंबे अरसे के लिए चला जाए, बाद में देखा जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा हुआ। तो ये बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में अलग तरह की शक्तियां हैं,
यहाँ की जो न्यायपालिका है वो भी भिन्न तरीके की है। और अब 2024 के चुनाव के बाद में जो चक्र चला रखा था नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के दमन का, ये उल्टा घूमना शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन को जमानत प्राप्त हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए में जमानत प्राप्त हो चुकी है। ये 10-12 दिन की बात और है। इनको सीबीआई वाले केस में भी सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया के ऊपर 17 महीने जेल में रखने के बाद उन्हें जमानत प्राप्त हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सारी की सारी चीजें जो अब इस्तेमाल कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जमानत वाले आदेश में, और कुछ कहा हो या न कहा हो उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन ये जो क्लॉज 45 है, जो अनुच्छेद 45 है, इस अनुच्छेद 45 को उसने बहुत ज्यादा डायलूट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम बड़े बड़े वकीलों की राय है कि अनुच्छेद 45 अब पहले की तरह जमानत को रोकने वाला अनुच्छेद नहीं रह गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, उनके अवलोकन जो है, अब ये नजीर बन जाएंगे और निचली अदालतें भी उसको करेंगी। वैसे भी हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो निचली अदालत ने ही नियमित जमानत दी है पीएमएलए में। तो परिस्थिति लगातार बदल रही है, और जो लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त बनाने की योजना बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, वो योजना भी मुंह के बल गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद में परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं, और वो हर क्षेत्र में उसको बदलते हुए देख सकते हैं। जी, मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं अभय भाई साहब कि कोशिश तो अपने आप ही हुई थी, आप उसको शायद थोड़ा मानेंगे डाइल्यूट, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, कांग्रेस का अकाउंट सीज करना। कोशिश यही हुई थी कि किसी तरह से ये लोग इलेक्शन को बायकॉट कर दें, जो बांग्लादेश में किया, क्योंकि ऐसी स्थितियां बना दो कि बायकॉट करें। यहां के लोगों ने बायकॉट नहीं किया, नहीं तो करीब करीब आपने उसको इस किनारे पहुंचा दिया था कि ये बायकॉट करने के किनारे तक बैठ गए थे। दूसरा, मैं जो आपने कहा ना निचली अदालत में जो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बेल ग्रांट की जज ने, तो उन्होंने सीजीआई के उस वक्तव्य का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सीजीआई कहते हैं कि आप अपने लेवल पे इसको सुनिए, इसको बेल ग्रांट करिए। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको रोका। तो मेरा सिर्फ कहना है कि जो इकोसिस्टम बना दिया है सरकार ने, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद सारे जजों को लालसा होती है, कोई कहीं लगना चाहता है, कोई ह्यूमन राइट कमीशन, कोई लोक आयोग, कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई व्हाइट ट्रिब्यूनल, कोई येलो ट्रिब्यूनल, 50 ट्रिब्यूनल है, सबकी आकांक्षा होती है, सब आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो भी जरा दर्शकों का है। ये जो वक्फ वाला पूरा मामला है, उस पर तो आपने कह ही दिया, क्योंकि अगर एक तरफ उसमें इमरान मसूद और ये लोग आए हैं, तो दूसरी तरफ उसमें अब सत्ता पक्ष के एक से एक स्टार आए हैं। मतलब उसमें निशिकांत दुबे जी जैसे स्टार, उसमें सूर्या जैसे स्टार, उसमें वो जो अपराजिता सारंग, ये लोग जो हार्डकोर राइट विंगर हैं, और जिनको किस लिए जाना जाता है हम सब जानते हैं, उनको भी लाया गया है। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार ने इस बिल को पेश किया और उसके बाद अपने पैर वापस खींचे, ये बिल्कुल साफ संकेत है कि टीडीपी और जेडीयू इसके साथ खड़े नहीं थे। तो क्या ये हम लोग मान सकते हैं कि एनडीए की जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो और बढ़ती जाएंगी आगे आने वाले समय में? बिल्कुल बढ़ेंगी। सरकार अगर वास्तव में एनडीए ठीक से चलाना चाहती तो उसे पहले पूछ लेना चाहिए था उनसे, भाई ये हम विधेयक ला रहे हैं। सरकार ने तो पूछा नहीं है। जब सरकार ने इसको पेश कर दिया तब बेचैनियां सरकार की समझ में आई। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक और नाव ये हो सकता है कि शायद वो वाटर टेस्ट करना चाहते हो कि इस बिल को रखें और फिर देखें ये लोग क्या करते हैं। बजाय पूछने के या पहले से पक्का करने के इनका हमें समर्थन मिल ही जाएगा, या समर्थन की अगर कोई शर्त है तो उसका भी पता लगा लें, क्योंकि अभी इस तरह के कई विवादास्पद कानून बनाने की कोशिश करेंगे, जिनमें एक ब्रॉडकास्ट वाला कानून भी है। ये कानून तो बहुत ही विवादास्पद साबित होगा। मेरी तो इस पर राय यह है कि आप सब लोगों को, जो कि बड़े बड़े मंच चला रहे हैं सोशल मीडिया के, इन सब लोगों को संगठन बना के अपने पक्ष में लॉबिंग शुरू कर देनी चाहिए। वरना मैं बता रहा हूं 6 महीने से साल भर के भीतर ये यूट्यूब की दुनिया को सरकार पूरी तरीके से बदल देगी। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब 50 लाख का जुर्माना लगेगा और 2.5 करोड़ का जुर्माना लगेगा तो क्या होगा? बंद हो जाएगा, गिरवी रखना पड़ेगा जुर्माना देने के लिए। तो ये इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सब लोग संगठन बनाएं, संगठन बना के विपक्ष के नेताओं से मिलना शुरू करें।
और एनडीए में भी जो गैर भाजपा नेता हैं उनसे मिलना शुरू करें, सबसे मिलना शुरू करें कि भाई ये जो हो रहा है ये बहुत ही अलोकतांत्रिक और बहुत बुरी चीज है, मतलब इसको नहीं करना चाहिए। जी जी मैं अंतिम बस जोड़ के खत्म करूंगा। मेरी जो सूचना थी उसके अनुसार 5 से लेके 50 सांसद सदस्य ऐसे थे जो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, जो अगर ये सरकार इस पे वोट करती, एनडीए के ऐसे सांसद थे 5 से 50, तो उस दिन उनका स्वास्थ्य खराब होता, या तो फूड पॉइजनिंग के नाम पे नहीं आते, या सिर दर्द होता, या चक्कर आता, या हार्ट वो होता, जिसका इंडिकेशन चिराग पासवान ने दे दिया था। वो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो अगर ये बिल आएगा, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। मेरे हिसाब से उन सब लोगों का पेट दर्द उस दिन जरूर होता। तो सरकार इससे भी डर गई थी कि कहीं भाई एक साथ अगर हमारे ही लोग हो जाएंगे तो अपनी कलई और खुल जाएगी। तो आपका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।